नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी या एसएससी कोई भी एग्जाम ले लीजिए जिसमें अगर पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसे पॉलिटी से यानी कि राज्य व्यवस्था से, तो मौलिक अधिकार ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। अगर पॉलिटी से पूछ रहा है तो इस बिना इसके पेपर नहीं बनता है, ये बात आप समझ जाइए। किसी किसी पेपर में एक क्वेश्चन तो किसी किसी पेपर में दो क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं, तो समझ जाइए कितना इंपॉर्टेंस है इसका। तो हम स्टार्ट करने से पहले यही कहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का फायदा ये होगा कि आपको जो भी मैं चीज़ अपलोड करूंगा वो सब डायरेक्ट आपके मिल जाएगा। अगर बेल आइकन में आप नोटिफिकेशन, जो भी बेल आइकन है ये, इसको आप प्रेस करके इसको में आप ऑल में कर दीजिए या कुछ पर्सनल कर, जो भी कर दीजिए, तो आपको क्या है नोटिफिकेशन जो है मिलता रहेगा। जो भी इससे रिलेटेड मैं आपको एग्जाम से रिलेटेड जो भी चीज़ें मैं अपलोड करूंगा तो आप उसको देखेंगे। फायदा तो देखिए होगा, ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं होगा। जो भी इसमें क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, देखिए इसमें मैंने क्वेश्चन लेके आया था। केवल क्वेश्चन नहीं करवाना है आपको, मतलब कि ये करना है कि फंडामेंटल राइट का जितने भी चीजें हैं वो सब आपका कंप्लीट हो जाए इसी में। इसके बाद फिर आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ना पड़े। चलिए शुरू करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, सबसे पहली बात ये आया कहाँ से? तो फंडामेंटल राइट जो है हम लिए हैं कहाँ से? यूएसए के संविधान से, मतलब कि अमेरिका के संविधान से हम लिए हैं फंडामेंटल राइट। ये हमारे पार्ट यानी कि भाग इसमें थर्ड में मिलता है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। और उसका आर्टिकल का अगर बात करें, ये जितना मैं बता रहा हूँ ये सब एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आर्टिकल कितना से कितना है? तो आर्टिकल नंबर 13 से लेके आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35। क्या हो रहा है, इतना स्लिप ऑफ टंग क्यों हो रहे हैं आज? एक आर्टिकल से ही याद करते हैं। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक, यानी कि 12 से लेकर के 35 तक जो है फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है। फंडामेंटल राइट हमारे कितने प्रकार के हैं? फंडामेंटल राइट हमारे हैं 6 प्रकार के। लेकिन जब हमारा संविधान बना था उस समय हमारे पास 60 प्रकार के फंडामेंटल राइट थे। अभी हमारे पास कितने हैं? 6 प्रकार के। तो एक कहां चला गया? ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है कि कितने फंडामेंटल राइट हमारे पास है, तो हमारे पास 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट है। एक हमारा कहां चला गया? तो जब 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, कब? 1978 में, 1978 में। तो इसमें जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी थी यानी कि संपत्ति का अधिकार, उसको मौलिक अधिकार से उठा करके लीगल राइट्स में डाल दिया गया, यानी कि उसको उठा करके राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी, इसको उठा करके हम किसमें डाल दिए? आर्टिकल 300A में। और ये जो था आर्टिकल 31 में था, जिसको उठा करके इधर डाल दिया गया। ठीक है, बाकी आर्टिकल 32 आपको पता ही है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो भी चीजें। देखो, भारतीय संविधान, फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? कहां चला गया? यस, इधर। किस संशोधन के द्वारा? तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1978। इसके द्वारा जो है भारत हमारा जो भी है संपत्ति के अधिकार को उठा करके हम, मतलब संपत्ति का अधिकार को हम फंडामेंटल राइट से हटा दिए थे। ठीक, हम नहीं, मतलब कि संसद के द्वारा किया गया था, ये संसद में पार्लियामेंट के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अच्छा, 42वां संविधान संशोधन, इसमें देखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वां, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, मतलब कि छोटा संविधान बोल देते हैं इसको। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे। इसमें क्या है, कुछ प्रेसिडेंट के पावर को भी कुछ चेंज किया गया था। उसके बाद क्या है कि इसमें प्रीएम्बल में 3 वर्ड ऐड किया गया था, सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। उसके बाद फिर और भी चीजें इसमें हुआ था। इसमें क्या है कि कुछ कंक्रीट लिस्ट, स्टेट लिस्ट से कुछ चीज कंक्रीट लिस्ट में डाला गया था। इसी प्रकार से बहुत सारे उसमें संशोधन हुए थे। वो सब चीज हम देखेंगे जब संशोधन देखेंगे हम तब। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। निम्न में से किस संस्थान के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की ऋण जारी करने की शक्ति है? तो किसके पास है बंदी प्रत्यक्षीकरण? देखिए, ऋण जारी कौन करता है? पहली बात, आर्टिकल 32 हमारा क्या बोल रहा है? इसमें है
संवैधानिक उपचार का अधिकार मतलब क्या है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, यानी कि आपका फंडामेंटल राइट में कुछ उल्लंघन होता है, तो आप डायरेक्ट क्या है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चले जाएंगे। आर्टिकल 32 जो है सुप्रीम कोर्ट को लेके जाता है, मतलब कि आप आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट पहुंच जाएंगे और वो जो है 5 प्रकार के रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। अब जैसा जैसा अधिकार उस प्रकार से। लेकिन अब हाई कोर्ट का बात करें तो ये है आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट भी रिट जारी करता है। तो रिट जारी करने के बंदी प्रत्यक्षीकरण या कोई भी रिट जारी करने का अधिकार किसको है, तो सर्वोच्च न्यायालय और साथ साथ उच्च न्यायालय दोनों का है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। बस इतना जितना बता दिया गया इतना में आपका ये काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसमें अगर देखे बात किया जाए तो जो 5 प्रकार के रिट का हम बात किए वो 5 रिट है क्या क्या, तो एक तो हो गया आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण जो कि यहां पर दिया हुआ है। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये सब ध्यान में रखिएगा, पूछ लेता है कौन सा रिट नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परम आदेश, उसके बाद फिर क्या होता है प्रतिषेध लेख, हो गया। उसके बाद फिर आ जाएगा उत्प्रेषण, और इसके बाद फिर पूछ लेता है अधिकार परीक्षा लेख, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा 5 प्रकार के रिट जारी होते हैं। चलिए नेक्स्ट, भारत के संविधान के में प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, देखिए नस्ल, धर्म, जाति, लिंग, एक और यहां पर नोट कर लीजिए क्या, लिंग और जन्म स्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते या नहीं किया जा सकता है। तो ये बोलता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या किया गया है कि भेदभाव से प्रतिबंध लगाया गया है कि मतलब कि आप किसी के साथ नस्ल, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के बेस पर आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 क्या बोलता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब कि आपको अवसर की समानता मिलेगी, सबको बराबर अवसर मिलेगा। ठीक है। आर्टिकल 17 क्या बोलता है, अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत से प्रतिबंध करता है ये आर्टिकल 17। आर्टिकल 19 में आपका क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट्स ऑफ फ्रीडम। ठीक है, आर्टिकल 19 एक्चुअली 19 से 20 तक है। तो इसमें आर्टिकल 19 में ये आपका बोलने का, घूमने का, कहीं भी देश में घूम लो, कहीं भी रह लो, कोई भी व्यवसाय कर लो, ये सब अधिकार जो है आर्टिकल 19 के अंतर्गत मिलता है। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी, अच्छा जो मीडिया का अधिकार, मीडिया को इसी के अंतर्गत 19(1)(a) के अंतर्गत ही मीडिया को भी अधिकार मिला है अपना बात रखने के लिए। मीडिया को हम चौथा स्तंभ बोलते हैं। इनमें से कौन सी रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वो हकदार नहीं है, बताइए इसका क्या होगा। तो इसका हो जाएगा आपका अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा मतलब रिट है कि अगर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक कार्यालय को मतलब कब्जा करके रखा है या अनाधिकारिक रूप से उस कार्य को रोकना, मतलब कि उसको अनाधिकारिक रूप से ऑफिस में बैठा हुआ है जिसका वो अधिकार नहीं है, मतलब हक नहीं है उसको, तो इसके लिए हम अधिकार परीक्षा जारी होता है। अधिकार परीक्षा में क्या होता है, यानी कि इसको बोलते हैं क्यूओ वारंटियो। क्यू वारंटियो जो है, क्यू वारंटो है, ये जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा कि ये इसके लिए कि भाई आपने जो भी कार्यालय को आपने इसको मतलब कि अपना मान करके या अपने पोस्ट, तो उससे पूछा जाता है कि आपने किस अधिकार से या आपके मतलब कि कौन शक्ति देता है, किस शक्ति के तहत आप काम या निर्णय ले रहे हैं इसका, मतलब कि अगर कोई अनऑफिशियली काम कर रहा है तो उसको रोकने के लिए अधिकार परीक्षा।
बस इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में है? अब अपराधों के लिए दोष सिद्धि का अगर संबंध का हम बात करें तो कई बार बताया गया है प्रीवियस वीडियो में, ये आर्टिकल 20 है। आर्टिकल 20 में क्या क्या चीज है? किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी, ठीक। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले के कानून से, ना तो बाद के कानून से। यानी जब अपराध किए हैं अगर उस समय उससे रिलेटेड जो भी कानून बना हुआ है तो उसी कानून से सजा मिलेगी, उसके पहले वाला कानून से या उसके बाद वाला कानून के बेस पे नहीं, ठीक। मतलब कि आज आपने अपराध किया, आज आप जो अपराध किए उसका कोई कानून अभी नहीं है, लेकिन अगर यही अपराध आपने किया तो आपको सजा किस बेस पे देगा? तो सजा आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ये 1 साल के बाद फिर से अगर ये कानून बन गया तो ये क्या है, इस अधिकार आपने ये अपराध किया तो फिर से आपको उठा करके नहीं डालेगा कि भाई कानून देखो ये है इसके अंदर। अगर कानून उस समय नहीं है मतलब कि आप बरी हो गए, तो इस कानून का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है क्या कि एक चीज और इसमें बताया जाता है, किसी भी बात को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। 3 चीजें इसमें हम देख ली ना, और ये 3 चीजें जो है एग्जाम में घूर फिर के पूछते रहता है। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए, यानी खुद से खुद का एविडेंस बनने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा, ये भी आर्टिकल 20 बोलता है। चलिए ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 20, ठीक। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा जो है 23 से 24 है। 23 क्या बोलता है? दुर्व्यवहार, मानव व्यापार, और 24 क्या बोलता है? 14 वर्ष से कम व्यक्ति को हैवी इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, इस सब चीज में काम करने से रोकता है। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे देखिए हमारा संविधान में 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार बोलिए, देखिए एक तो समानता, समता का अधिकार या समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। आर्टिकल 14 क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ के समझ समानता या समता। फिर दूसरा क्या है फंडामेंटल राइट में? तो यह स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 से 22 है। तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि 23 से 24 है। चौथा क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 25 से 28 में है। पांचवा क्या है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो कि 29 से 30 में है। और छठवां क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि आर्टिकल 32 में है। तो आप बोलेंगे सर इसमें से एक 31 गायब हो गया, आपने 14 से पूरा काउंट करवाया यहां तक, लेकिन इसमें 31 दिख ही नहीं रहा है। तो 31 क्या है? वही आपका राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी था, यानी कि संपत्ति का अधिकार, जिसको उठा करके डाल दिया गया 300A में। किसके द्वारा? तो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है। तो ये बात को आप ध्यान में रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार कि आयु तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो कितने आयु तक के बच्चों को? तो इसमें आप देखेंगे कि 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, कितने? 14 वर्ष के आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। अच्छा, ये हमारे संविधान में आया कैसे? तो हमारे पास कब हुआ था? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये कब हुआ? तो 2002 में हुआ। इसी के द्वारा आर्टिकल 21A जो है संविधान में जोड़ा गया था, और इसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था। और इसमें कहा गया था कि राज्य जो है बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक की आयु के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रबंध करेगी, ठीक। ये हो गया। अच्छा, और साथ में क्या हुआ? फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया कि अभिभावक की भी जिम्मेदारी होगी कि वो बच्चों को पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 44वें संशोधन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। ये तो हुआ ही था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में ये तो 42वां वाला बात कर रहा है,
यानी कि ये 42nd की बात कर रही है। भारत के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में संशोधन किया गया था, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना, ये तो बना था भाई 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में पूर्ण राज्य बन गया था। 35 में भारत का हिस्सा बना और 36 में पूर्ण राज्य। ये हुआ कब? तो 1975 में, ठीक है। 42वां कब हुआ? तो 1976 में। सब चीजें ध्यान रखिएगा, बहुत काम में आएगा एग्जाम में। निम्नलिखित में से किसके अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं? कौन सा? तो विधि का शासन, शक्ति का शासन, राज्य का शासन, सरकार का शासन। बताइए थोड़ा इसमें क्या हो सकता है? कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना, ठीक, सभी के लिए समान रूप से कानून होते हैं। क्या? विधि का शासन के अनुसार, ठीक है। सरकार का शासन मत मार दीजिएगा, क्योंकि अभी तो सरकार का शासन की बात चलती है, लेकिन ये विधि का शासन के द्वारा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, निवारक निरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का भाग है? निवारक निरोध मतलब क्या हुआ? पिछले लेक्चर जब हमने बताया था, पिछले वीडियो में, तो उसमें बताया गया था कि निवारक निरोध के अंतर्गत अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपको कितने साल के लिए, तो सॉरी कितने महीने के लिए, तो 3 माह से ज्यादा आपको कस्टडी में नहीं रख सकते, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि इसके अंतर्गत भी आपको वही सब चीजें मिलेगी, जैसे क्या कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी रुचि के विधि व्यवसाय से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित उसको नहीं किया जा सकता, ठीक। तो ये सब आता है हमारा आर्टिकल 22 के अंतर्गत। हमारा 22 जो है क्या बोलता है? निवारक निरोध से प्रतिरक्षा देता है हमारा आर्टिकल 22, ठीक है। आर्टिकल 22 बोलता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ठीक। अच्छा, ये कब आया था? तो निवारक निरोध अधिनियम कब आया था, बता सकते हैं? ये आया था 1950 में, ठीक। 1950, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये निवारक निरोध अधिनियम कब आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं? तो ये कौन बोलता है? आर्टिकल नंबर बताइए क्या, कौन सा हो सकता है इसमें? तो आर्टिकल डी, अरे सॉरी, आंसर डी, आर्टिकल नंबर 21। ये क्या बोलता है? ये एक्चुअली स्वतंत्रता का अधिकार देता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बताता है। इसी के अंदर आपको बहुत सारे अधिकार है, सोने का अधिकार, घूमने का अधिकार, खाने का अधिकार, वीडियो देखने का अधिकार, कुछ अकेले में अगर आप शांति से भी कुछ चीज देखना चाहते हैं तो उसका भी अधिकार देता है, दारू पीने का अधिकार देता है, ठीक है, गांजा पीने का अधिकार देता है। मतलब आपका जो भी अधिकार है, जो भी आप करना चाहते हैं, इसी के अंतर्गत है। बस शर्त क्या है कि कानून में रह करके, कानून तोड़ के नहीं, ठीक। नेक्स्ट, निजता का अधिकार, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस के.एस. पट्टास्वामी, पहली बात आप ध्यान में रखिएगा, निजता का अधिकार कब आया हमारे देश में, मतलब कि हमारे संविधान में? तो जस्टिस के.एस. पट्टास्वामी केस हुआ था। कब? जस्टिस के.एस. पट्टास्वामी बनाम यूनियन, इंडियन यूनियन या इंडिया यूनियन बोल दिया, भारत संघ, 2017 का है। इसमें इसके मामले में मूल अधिकार के रूप में डाला गया था निजता का अधिकार को। तो ये कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा निजता का अधिकार? तो निजता का अधिकार भी है आर्टिकल 21, यानी कि राइट्स ऑफ प्राइवेसी, राइट्स टू प्राइवेसी भी होता है, राइट्स ऑफ प्राइवेसी, जो भी बोलिए इसको। तो आर्टिकल 21 में बोला गया है निजता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में इनमें से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख है? किस मौलिक अधिकार का? तो 32 में है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अभी हमने पीछे देखा था ना, सेम। समता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तो अलग है। पहली बात तो हमारा संपत्ति का अधिकार हमारा कोई मौलिक अधिकार है ही नहीं, पहले था। मान लीजिए कि सशक्त बल के किसी अधिकारी को उसके महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया गया है, तो इस स्थिति में निम्नलिखित में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा?
बताइए किसका होगा? समानता का अधिकार, यही होगा ना? है कि कुछ और होगा? समानता का अधिकार मतलब कि हमारा क्या है, ये आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक ये बोलता है, समानता का अधिकार देता है। इसी में क्या है कि जन्म, नस्ल, धर्म, जन्म, सेक्स और क्या होता है, लिंग हो गया, जन्म स्थान हो गया, इस सब के आधार पर आपको आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, तो लिंग, मेल फीमेल, ठीक, 30,000 रुपये हम नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच माता पिता या अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। या कब शिक्षा के अधिकार लागू कर शिक्षा के अधिकार कानून का हिस्सा बना गया? तो कब बना ये? देखिए 2009 में ये कानून बना और 2010 में लागू हुआ। ठीक है, यानी कि निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब आता है? तो 2009 में ये पास होता है और लागू कब होता है? तो 1 अप्रैल 2010 को। कई बार ये डेट पूछ चुका है कितने तारीख को लागू हुआ था, तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। कानून कब बना था? 2009 में बना था। बस इतना आपको ध्यान रखना है इसमें। तो आंसर इसका क्या हो गया? डी। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? देखिए समानता जो है भारतीय संविधान की आत्मा, जो हम बोलते हैं प्रियम्बल, यानी कि प्रियम्बल बोले तो उद्देशिका, प्रस्तावना। ठीक, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा के रूप में मौलिक अधिकार को बताया गया है। ठीक, और वो भी आर्टिकल 32 को बताया गया है। ठीक, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोले हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया है कि गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर उक्त गिरफ्तारी के कितने घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा? ये हो जाएगा 24 घंटा। मतलब कि आपने गिरफ्तार किया, कोई एक व्यक्ति है, ठीक, बहुत उछल कूद रहा है, कुछ किया कांड सांड, आपने पकड़ करके डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ? पकड़ के डाल तो दिया, लेकिन क्या है कि 24 घंटा के अंदर इसको मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करना है। तो अगर सपोज आपने यहाँ पर इसको पकड़ा, यहाँ पर थाना है कोई है, कुछ भी, और यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे है मजिस्ट्रेट बैठते हैं, मजिस्ट्रेट साहब, तो आपको यहाँ से यहाँ जाने में तो 50 किलोमीटर का टाइम लगेगा। कितना? लगभग मान लीजिए 2 घंटा का एवरेज टाइम माना जाता है, 1.5 घंटा से 2 घंटा। तो जाने आने का टाइम जो है अलग हो गया। तो आपको क्या है, 24 घंटे के अंदर पहुंचाना है। तो ये जो 2 घंटा है वो इसमें नहीं ऐड होगा, ये 2 घंटा प्लस में और ऐड करेंगे तो 26 घंटा हो जाएगा। तो मतलब ये कहने का ये है कि 24 घंटा केवल और केवल क्या है, वो टाइम है, यात्रा का समय उसमें ऐड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहां पर से इसका क्या हो जाएगा? आंसर डी, 24 आवर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के तहत गोपनीयता का अधिकार, गोपनीयता मतलब क्या बोलते हैं, कोई भी अधिकार का बात कर दे, पार्ट 3 में आ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी? भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? मतलब ये क्या हुआ कि कौन सा बच्चा हो गया, महिला हो गई, उसके बाद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? ये देता है पार्ट 3। पार्ट 3 मतलब क्या हुआ? पार्ट 3 मतलब क्या है? आर्टिकल नंबर कितना, 14 से लेकर 35, यही है ना, 14 से 35। लेकिन ये जो बात किया जा रहा है ये आर्टिकल 15 की बात की जाएगी, जो कि आपने देखा था ना, 5 प्रकार से भेदभाव से वंचित किया जा रहा था कि भेदभाव 5 प्रकार से नहीं करेंगे, धर्म, सेक्स, लिंग,
सॉरी सेक्स लिंग वही हो गया, धर्म हो गया, नस्ल हो गया, जाति हो गया, उसके बाद जन्म स्थान हो गया और लिंग हो गया। ठीक, ये याद रखिएगा, पांचों पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, लेकिन देश की रक्षा का अधिकार, यह हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, यानी कि मेरा कर्तव्य है कि हम देश की रक्षा करें। ठीक, हमारा अधिकार नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, चार मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है। तो देखिए, आर्टिकल 15, 16, 29, तो आर्टिकल 15, 16, 19 और 29 ये क्या है? ओनली और ओनली इंडियन के लिए। ठीक, बाकी जो आर्टिकल बचा फंडामेंटल राइट में, उसमें क्या है कि कुछ में विदेशियों के लिए भी, यानी कि धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता जो है वो दे दिया गया है विदेशियों को भी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि हमको, यानी कि ओनली फॉर इंडियन में कौन सा है? 15, 16, 19, 30, सॉरी 19, 29। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं फंडामेंटल राइट, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। देखिए, मैंने आर्टिकल का एक लेक्चर डाला था, उसमें फंडामेंटल का बहुत विस्तार से दिया हूँ, और इसमें डीपीएसपी को मैंने बहुत कुछ करवा दिया। डीपीएससी का अब जो है मेन टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या चीजें उसमें कुछ कैसे आया, क्या हुआ, ये सब चीजें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हाँ, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक को आप ज्वाइन, उसमें आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको बहुत प्रकार की चीजें, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो भी फैक्ट में है या करंट अफेयर चीजें, वो सभी चीजें उसमें प्रोवाइड करवाई जा रही है, और उसको भी अगर फॉलो करते चलेंगे ना, आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, यकीन मानिए बहुत अच्छा आपका तैयारी हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।